नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज कुमार और आज हम देखने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा पूछे गए एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यूज। तो मेरे पास ये केजीएस की पीडीएफ है जिसमें हिस्ट्री के पीवाईक्यूज हैं और हम स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसमें देखते हैं स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग है स्टोन एज, पाषाण काल से स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हम इसमें फास्ट देखेंगे, फास्ट की आंसर्स क्या है और थोड़े बहुत इसके डिस्कशंस देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा, निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कैलकोलिथिक से याद रख सकते हैं तांबा कॉपर से कैलकोलिथिक, और कॉपर को हिंदी में कहते हैं ताम्रपाषाण युग। तो ताम्रपाषाण युग से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थित है? भीमबेटका स्थल स्थित है, तो ये तो सबको ही पता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और नीचे दी गई सूचियों का कोड उपयोग से। तो एक साइड सूची 1 में नवपाषाण कालीन स्थल और दूसरे साइड है नवपाषाण कालीन स्थलों के स्थान। तो ये कौन से स्टेट्स में आते हैं? तो मेनली उतनूर जो है, उतनूर तेलंगाना से रिलेटेड है। चिरांद बिहार से। तीसरा है गुफकराल कश्मीर से। और पायमपल्ली वो तमिलनाडु से। तो मैच कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच द फॉलोइंग का है, 6th क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक साइड है ताम्रपाषाण युगीन स्थल, मतलब कैलकोलिथिक साइट्स जो है, और दूसरे साइड है उनसे रिलेटेड नदियाँ। तो इन दोनों को मिलाना है। तो आहार होता है बनास, कायथा काली सिंध, स्वालदा ताप्ती और मालवा नर्मदा। तो इससे मिला सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंटों से बनी इमारत इसकी सबसे मेन विशेषता, प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से लोथल को जाना जाता है? लोथल पोर्ट सिटी है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जो गुजरात में स्थित है, बे ऑफ खंबात की खाड़ी के ऊपर। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? अभी हमने ऊपर देखा था, हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, बे ऑफ खंबात जो अरब सागर में, उसके जस्ट ऊपर वाले लोकेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, टाबरकोट पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो घोड़ा नहीं पता था, घोड़ा के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त होता है? टेराकोटा का हल, तो ये ध्यान रखना है, कालीबंगा और बनवाली दोनों जगह से, कालीबंगा राजस्थान, बनवाली हरियाणा, दोनों जगह से हम टेराकोटा का हल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान? जुते हुए खेत, ऊपर टेराकोटा था और नीचे जुते हुए खेत। तो जुते हुए खेत का जो हमें साक्ष्य मिलता है, ये ओनली कालीबंगा से मिलता है, राजस्थान के कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसमें है वी स्मिथ का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कोई रिलेशन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये मृद भांड जो होता है, पॉटरी, उससे रिलेटेड है। तो इसमें ब्लैक और रेड, तो लेकिन पूछा है सामान्यतः है, तो सामान्यतः में हम रेड लगा सकते हैं, लाल रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों
कि ना के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। तो ये मेनली क्वेश्चन है कि IIT खड़गपुर ने एक रिसर्च किया था, उसके अकॉर्डिंग बोला था कि 900 वर्ष कंटिन्यूसली बारिश नहीं हुई थी, वर्षा नहीं हुई थी, इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। इस अलग अलग हिस्टोरियंस के अपने अपने अलग अलग विचार हैं, इस बारे में रिसर्च है। तो IIT खड़गपुर का जो जिस दल ने अध्ययन किया था उनके अनुसार 9 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी, इसका मुख्य कारण है। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है वैदिक काल से। क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो मगध में आगे, तो मगध की सबसे पहली राजधानी जो थी वो राजगिरी थी, बाद में वैशाली, पाटलिपुत्र ये सारी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है? पूर्णतः सोम। तो ये ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये कंप्लीटली सोमदेव को समर्पित है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है, ये भी याद रखना, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऊपर देखा हमने, ये सिमिलर हो जाएगा, सोम और इस पेपर नामकृत देवता। क्वेश्चन नंबर 21, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है और इसकी चर्चा ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। क्वेश्चन नंबर 22, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो ये माना जाता है कि धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा पूर्णतः उद्धृत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो लोहे का प्रयोग हम जानते हैं कि महाजनपद एरा में, और महाजनपद एरा लगा लो 1000 BC, तो और ये 2000 इस साइड के 2000 चल रहा है अभी, तो 3000 के आसपास, लेकिन यहाँ पे 9000 है, ये तो हो नहीं सकता, 6 भी नहीं हो सकता, 12000 भी नहीं हो सकता, तो इसमें आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24, बोगजगोई इंस्क्रिप्शन का महत्व, बोगजगोई इंस्क्रिप्शन के बारे में है कि बोगजगोई का महत्व इसलिए है। तो ये बोगजगोई इंस्क्रिप्शन जो है ये सेंट्रल एशिया से प्राप्त होता है हमें, और उसमें जो है वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वहाँ जो अभी लेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो दसराज युद्ध जो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें 10 राजा एक साइड और 5 राजा एक साइड, आर्य और अनार्य के बीच का युद्ध था ये। तो ये परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, रावी नदी के तट पर। अब बौद्ध धर्म में आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैसा कि हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। सारे क्वेश्चन PYQs है, ये ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 28, ये मैच द फॉलोइंग करना है। तो एक साइड स्तंभ है, एक साइड स्तंभ 1 स्तंभ 2, तो इन्हें मैच करना है। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ? सारनाथ में। और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो ये मिला लेंगे हम, डी का 4 2 में है, तो देख लेना वो कैसे मैच करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन, जो उनने पहला उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि बौद्ध धर्म में टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई है अभी तक। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, 483 BC में, और ये राजगृह में हुई थी। टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई। पहला
अजातशत्रु के समय, दूसरा कालाशोक के समय, तीसरा अशोक के समय, चौथा कनिष्क के समय कश्मीर में। तो इनके प्लेसेस भी देख लेते हैं। पहला हुआ था राजगिरी में, फिर उसके बाद हुआ था वैशाली में, फिर उसके बाद हुआ था पाटलिपुत्र में, फिर उसके बाद हुआ था कश्मीर में, जो कनिष्क के समय हुआ था। और इनके अध्यक्ष देखते हैं। सबसे पहले के अध्यक्ष जो अजातशत्रु के समय हुआ था, उसका अध्यक्ष था महाकश्यप। उसके बाद जो दूसरा हुआ था वैशाली में, साबक मीर। तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के समय, उसका मोखली गोशाल। और चौथा जो हुआ था कुंडलवन में, कश्मीर में, कनिष्क के समय, उसका अध्यक्ष था वसुमित्र और उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे अश्वघोष। तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप। कहाँ हुआ था ये? अजातशत्रु के समय में, राजगीर में, 483 बीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध महासभा राजगिरी में आयोजित हुई थी। किसके समय शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो कहाँ हुई थी ये बताना। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, ये राजगिरी में हुई थी पहली बौद्ध संगीति। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के टाइम पे कश्मीर कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, और जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अशुघोष थे। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजन की गई। और माना जाता है कि जब हम मौर्यन आर्ट पढ़ते हैं तो उसमें जो कुम्हार पैलेस है, वहीं पर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण से रिलेटेड है कि उनकी डेथ कहाँ हुई थी? तो उनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में, मल महाजनपद की राजधानी। 40वां क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक में 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो ये रिलेटेड है बौद्ध धर्म से। विनय पिटक में मॉन्क्स के नियम कानून की चर्चा है, और अभिधम पिटक में डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धास के डॉक्ट्रिन्स की फिलोसफीज के बारे में चर्चा है। 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो महायान बौद्ध और हीनयान बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद, जो कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो इसमें महायान और हीनयान में जो मेन अंतर था वो देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा को लेकर था। महायान वाले कहते थे कि हम मूर्ति पूजन करेंगे, दे आर सपोर्टर्स ऑफ आइडियल वर्शिप। और जो हीनयान थे वो बुद्ध की नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, तो वो देवी देवताओं का स्वरूप नहीं मानते थे। तो मेनली यही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 42, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? किस पीढ़ी का ये बताना। तो इसमें बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है, कहीं 5वां और कहीं 6ठा होता है, 6ठी पीढ़ी का। लेकिन जब ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था 42 से 52 बीपीएससी में 2008 में, तो उस टाइम इसका आंसर पंचम ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंग यू ने भारत की यात्रा की थी। ये 518 के आसपास, तो 515 से 520 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या हुआ था? जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? जैसा कि मैंने बताया था कि 4th संगीति जो हुई थी, जो कश्मीर में आयोजित की गई थी कनिष्क के समय, उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, महायान और हीनयान। तो महायान ने मूर्ति पूजा, मतलब बुद्ध को एक देवता के रूप में पूजने की परंपरा की शुरुआत की। तो ये किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण
महाविनिष्क्रमण होता है गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। तो एक तो अलार कलाम थे और दूसरा रुद्रक रामपुत्र, इन दोनों से सबसे पहले जब उन्होंने अपना गृह त्याग किया तो ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। 47 क्वेश्चन है, भारतीय कला में चैत्य और विहार का वर्णन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चैत्य पूजा स्थान होता है और विहार निवास स्थान, मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क्स का निवास स्थान जो है वो विहार है और चैत्य पूजा स्थल, तो ये रिलेटेड है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ये हमेशा याद रखना कि नहीं वाला कभी छूट जाता है तो गलत कर देते हैं, ठीक है, तो नहीं है ध्यान रखना। तो देखो अहिंसा, अहिंसा दोनों में समान है। दूसरा वेदों के प्रति उदासीनता, ये भी ठीक है कि वेदों के कर्म कांडों की वजह से ही इन्होंने अपना धर्म अलग स्थापित किया था। तो चौथा है रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये भी सेम है। और ये आत्म दमन का जो कॉन्सेप्ट है, दिस ओनली प्रिवेल्स इन जैनिज्म, ये बस जैनिज्म में ही है। बुद्धिज्म में आत्म दमन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कि जैसा हम देखते हैं कि जैनिज्म में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, मगध साम्राज्य के बहुत बड़े सम्राट हुए थे, उन्होंने आत्म दमन किया था श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, जिसे संलेखना भी कहते हैं। तो ये बस जैनिज्म में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मदमन, सेल्फ इनकार्शिनेशन जो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का महान केंद्र था, जैन का नहीं, तंत्र का भी नहीं हो सकता, वैष्णव धर्म का भी नहीं। तो बुद्धिज्म की शिक्षा दी जाती थी और साथ ही बहुत अन्य सब्जेक्ट्स भी इसमें पढ़ाए जाते थे। बिहार की वन ऑफ द सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा, इसमें पूछा प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में? तो हम देखते हैं कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा गंधार शैली में ही है और सबसे सर्वाधिक प्रतिमा, मतलब सर्वाधिक प्रतिमा भी बुद्ध की गंधार शैली में ही है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप, ये बिहार के राजगीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, ये ऊपर ही रिपीट हो गया, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 53, अब ये जैनिज्म में आ गए हम, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हम जानते हैं कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? उनका प्रथम शिष्य जो उनके दामाद थे जमाली, वो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान पूछा है, तो मतलब जहाँ इनको निर्वाण कहते हैं, इनमें जहाँ इनकी डेथ हुई थी, ये पावापुरी में हुई थी। 56, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? पावापुरी में हुई। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो देखते हैं कि बराबर की गुफाएं जो है वो अशोक और अशोक के पोते द्वारा बनवाई गई थी, जिसको इन्होंने आजीविक समुदाय को दान में दे दिया था। 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्वकालिक मतलब ओल्डेस्ट, सबसे पहले वाला। तो 14 पूर्वा जो है ये सबसे ओल्डेस्ट ग्रंथ है जैनिज्म का। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ये राइट एक्शन, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कैरेक्टर वाला, ये जैनिज्म में त्रिरत्न की चर्चा है इसकी। उसमें भी 3 है, त्रिरत्न है बुद्धिज्म में भी, इसमें भी। लेकिन आगे हम जब पढ़ते हैं तो ये सटीक ज्ञान मतलब नॉलेज, आस्था फेथ और क्रिया एक्शन, नॉलेज फेथ एक्शन वाला जो है ये जैनिज्म से रिलेटेड है। 60 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो ये हमने ऊपर देखा था, आत्मदमन जो ये सिमिलर नहीं है, ये केवल जैनिज्म में है और बुद्धिज्म में इसकी कोई चर्चा नहीं है। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे, ये मखली गोसाल जो है ये आजीविक समुदाय के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे?
इसके जो जैन संगीत है, जब फर्स्ट 300 बीसी में इसका आयोजन किया गया था, 300 बीसी में, और इसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो हम देखते हैं कि चेदी डायनेस्टी जो है, उड़ीसा की चेदी डायनेस्टी, जिसे मेघवर्मन डायनेस्टी भी कहते हैं, उसमें एक राजा हुए थे खारवेल। तो खारवेल का जो झुकाव था वो जैनिज्म के प्रति बहुत अधिक था। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक केवल्य ज्ञान प्राप्त किया। तो इन्हें केवल्य का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर। 65 है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो भागवत संप्रदाय, तो ये भागवत संप्रदाय मेनली रिलेटेड है गुप्ताज पीरियड से। इन्हीं के टाइम पे डेवलपमेंट ऑफ भागवत संप्रदाय। 66 है, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये मेनली इंडिया के नॉर्दर्न रीजन जो है उसमें इन्हें इस धर्म से पॉपुलर बनाया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। तो आगे हम 67 से देखते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक वैसे अजात शत्रु को माना जाता है, लेकिन राजधानी उदयन ने बनाई थी, और यहाँ पे अजात शत्रु है नहीं तो हम उदयन के साथ जा सकते हैं। मेनली उदयन ने राजधानी बनाई थी, संस्थापक में अजात शत्रु को ही गिनते हैं। 68 है, पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ये क्वेश्चन भी मेरे को गलत ही लग रहा है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य तो नहीं, उससे पहले उदयन बना चुका था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी नहीं, ये तो बहुत बाद के। अशोक भी नहीं हो सकता, कनिष्क भी नहीं हो सकता। तो अगर हमें जाना है, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो हम चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जा सकते हैं। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो यहाँ पे आ गया ना हमारे पास, राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, तो ये उदयन ने की थी। उदयन हर्यंक वंश के राजा थे। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र बसाया था अजातशत्रु ने, और राजधानी घोषित की थी उदयन ने। 71 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गंगा के दक्षिण वाले हिस्से को अनर्थ नहीं, चोल तो बहुत नीचे थे साउथ में, तक्षशिला तो वेस्टर्न रीजन में हो गया, नॉर्थ वेस्ट में, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके नीचे वाले रीजन को मगध कहा जाता है, गंगा के दक्षिण वाले क्षेत्र को मगध। 73वां, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये 550 ईसा पूर्व के आसपास। तो इसमें 6ठी शताब्दी के आसपास इसका उत्कर्ष हुआ था, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये एक साइड महाजनपद है और दूसरी साइड इनकी राजधानियां हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। अंग की चंपा, गंधार की तक्षशिला, और वत्स की कौशाम्बी। तो यहाँ से मिला सकते हैं, मल की कुशीनारा, अंग की चंपा, गंधार की तक्षशिला, वत्स की कौशाम्बी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला गणतंत्र, तो पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? फर्स्ट रिपब्लिक जो माना जाता है वो वैशाली में भी देखा था हमने, लिच्छवियों के द्वारा स्थापित की गई थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी पूछा तो राजगिरी थी, हमने ऊपर देखा है। तो इसमें राजगिरी ऑप्शन नहीं है, तो में से कोई नहीं, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? राजगृह। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो ये महावंश के अनुसार जो
बुद्धिज्म पुस्तक है, उसके अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में शासन पर बैठ गया था, सिंहासन पर। और बिंबिसार कौन है? हरियंक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु हरियंक वंश का ही शासक था, बिंबिसार का पुत्र और उत्तराधिकारी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत में तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है, छांदोग्य उपनिषद में भी कोई चर्चा नहीं है, संयुक्त निकाय में भी इसकी चर्चा नहीं है, अंगुत्तर निकाय में इसकी चर्चा है। बुद्धिज्म की एक पुस्तक है अंगुत्तर निकाय, और जैनिज्म की एक पुस्तक है भगवती सूत्र। इन दोनों पुस्तकों में 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। प्रद्योत कहाँ का राजा था? ये चंद्र प्रद्योत है, जो अवंती का राजा था, जिसे बिंबिसार ने अपने फिजिशियन को भेजकर ठीक करवाया था बीमार होने के बाद। तो इसमें पूछा है प्रद्योत कहाँ का राजा था, तो चंद्र प्रद्योत अवंती का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बिंबिसार का चिकित्सक जो था वो जीवक था। जीवक एक फिजिशियन, चिकित्सक कह लो, इसे ही भेजकर चंद्र प्रद्योत की बीमारी का इलाज किया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंदाजा महापद्म नंद के द्वारा स्थापित किया गया था, और इसका आखिरी शासक घनानंद था, और घनानंद को मार के मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। यह कलिंग नरेश खारवेल, अभी हमने देखा था ऊपर खारवेल, उड़ीसा भुवनेश्वर के आसपास वाला रीजन का संबंध किस वर्ष से था? तो हमने देखा था चेदी डायनेस्टी से। लेकिन खारवेल ये इस चेदी डायनेस्टी का जो संस्थापक था वो महामेघवर्मन था, और इसलिए इसे महामेघवर्मन डायनेस्टी से भी जोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? इसने अभिलेख लिखवाए थे हाथी गुफा और रानी गुफा अभिलेख, तो हाथी गुफा अभिलेख से नाम जुड़ा हुआ है इसका। 88 अंग जनपद की राजधानी क्या थी? अंग बिहार वाले रीजन में, भागलपुर वाले साइड चंपा। क्वेश्चन 89। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित किया गया था? तो इसमें जो चेदी डायनेस्टी का रूलर था, जैनिज्म फॉलोअर, खारवेल के द्वारा ये विजय प्राप्त किया गया था। 90। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर आया था 326 के आसपास, बीसी के आसपास, और उस टाइम पे इंडिया में मगध में नंद डायनेस्टी का शासन था, और घनानंद जो था वो सत्ता पे सिंहासन पर विराजमान था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का चर्चा, तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का चर्चा मिल जाता है हमें इंडिका से, और ये इंडिका लिखी थी मैगस्थनीज ने, और मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत था, किसका? सेल्यूकस निकेटर का। 92। हून राजा तोरमान किस होलिका राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका एक बार चेक कर लेना 92 का। 93 है। सैंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने ये बताया था कि जो सैंड्रोकोटस है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही प्रयोग किया गया है। 94। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य आफ्टर नंदा डायनेस्टी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त ने। 96। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन है, तो ये विशाख दत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस में इसकी चर्चा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है, जिसमें यह बताया गया था कि नंद डायनेस्टी का कैसे पतन हुआ था और मौर्यों का उदय। 97। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो आर्थिक संबंध पर तो नहीं है, ये शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर स्थित है। 98। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां, पॉलिटिकल पॉलिसीज। मैगस्थनीज दूत था। मैगस्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का, जो सिकंदर का सेनापति था,
उसका दूत ये था, सेनापति का दूत। सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और सेल्यूकस निकेटर का दूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 100वां क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ये 7 समाज में विभाजित करता है, जिसमें फिलोसोफर, पीजेंट, आर्टिशियंस, वॉरियर्स और चार चारवाहे, सभासद और एक और होता है। टोटल 7 भागों में विभाजित किया गया था। अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत मतलब वेस्टर्न रीजन पे, और वेस्टर्न रीजन पे एक अभिलेख है जूनागढ़ शिलालेख, तो इससे प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वो वेस्टर्न रीजन में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो कलिंग विजय का वर्णन जो 14 शिलालेख थे, उस 14 शिलालेख में 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है। तो इसमें से ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा 13वां शिलालेख, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अफगानिस्तान में तो दहेज के टाइम पे माना जाता है, तो यहाँ तो था। बिहार में तो शासन ही था और कलिंग को जीता ही था। 13वें शिलालेख में इसकी चर्चा है। तो श्रीलंका में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 104, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य बना था? तो ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, तो ये लकड़ी का बना हुआ था, वुडन स्ट्रक्चर था मेनली। 105, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो ये भभरू स्तंभ जो है, भभरू अभिलेख, इसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसमें बताना है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। पहला, राजा के प्रति वफादारी, ये तो ठीक है। दूसरा, शांति एवं अहिंसा, ये भी ठीक है। बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, तो मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 107, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से, सामान्यतः मतलब जनरली, तो वो प्रियदर्शी के नाम से, देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। 108, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा, भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है, और लिपि जो है वो ब्राह्मणी लिपि है। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन में कौन सी लैंग्वेज यूज की है? प्राकृत लैंग्वेज। और लिपि याद रखना है, 4 लिपि थी, ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाई की। मेनली ब्राह्मणी लिपि यूज की गई थी। अब है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 110, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं मतलब राइट से लेफ्ट लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में पाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 111, अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था? तो ये हमने ऊपर भी देखा है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी कनिष्क के द्वारा, उदयन के द्वारा बनाई गई थी, और यहाँ पर उदयन नहीं है ऑप्शन, तो ये क्वेश्चन स्क्रैप हो जाएगा, गलत है क्वेश्चन। उदयन के द्वारा, और स्थापना की गई थी अजातशत्रु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 113, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, और स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये बृहद्रथ को मार के फिर अगले वंश की स्थापना कर दी जाती है, शुंगा डायनेस्टी की, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। 114, अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? ये एक हिस्टोरियन में रोमिला थापर, तो इन्होंने कहा था कि जो अशोक की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, यही उनके पतन का मुख्य कारण बना आगे चलकर। तो रोमिला थापर का ये विचार है। क्वेश्चन नंबर 116, बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। कहाँ है बराबर की गुफा? है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। 117, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य काल में तो तक्षशिला था। नालंदा तो बाद में आया था, कुमार गुप्ता जरा में। 118, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। यह ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संबंध था। ये जावा और सुमात्रा के राजाओं से इसका संबंध था। 119वां क्वेश्चन है,
सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था? सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से, देवपाल कौन है? पाल वंश में है देवपाल, से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो ये बाल पुत्र देव जो स्वर्ण भूमि के राजा थे, उन्होंने ऐसा किया था। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ अभिलेख में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन ने की थी। मरम्मत की थी, बनवाया किसके द्वारा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य की। इसकी मरम्मत हम आगे देखते हैं कि अशोक के द्वारा भी करवाई गई थी। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैने पर स्वर्ण मुद्रा? तो स्वर्ण मुद्रा जो हम देखते हैं व्यापक व्यापक पैमाने पर, ये कनिष्क ये कुषाण वंश के विम कड़फिसस के द्वारा किया गया था। कनिष्क जिस वंश का राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद भारत पर कन्वा डायनेस्टी का, वासुदेव वाली डायनेस्टी ने राज किया था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, तो गुप्ताजरा के बाद वाला है और गुप्तरा। तो 124 क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्रदान की? तो माना जाता है रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा की गई थी और उसके बाद सत्ता पर बैठा गया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया? तो ये एक अभिलेख के द्वारा पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को कई बार पराजित किया था, विफल किया था। 127वां, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है कुमारगुप्त गुप्त वंश के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 129, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बुद्धिज्म फिलोसफी के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, नव नालंदा विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नव नालंदा विहार हुएनसांग स्मारक, ये तो पॉसिबल नहीं है। महावीर का जन्म स्थान तो है ही नहीं, संग्रहालय भी नहीं है। मेनली ये प्रसिद्ध है पाली अनुसंधान केंद्र, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। 131, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? तो इसके विनाश का कारण था, हम जैसे मेडिवल इंडिया पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कि बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था, तो मुस्लिम आक्रमण थे, तो मुस्लिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, नीचे दिए गए जिनमें ए है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो असर्शन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। सही बात है, 1198 AD में, तो ये तो पहला सही है। और रीजन है क्योंकि महाविहार को राज्य के प्रश्य मिलना बंद हो गया था, ये भी सही आता है। तो आंसर हो जाएगा ए और आर सही है, और ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 133, फाहयान एक चीनी तीर्थयात्री था, ये तो ठीक है, जो हर्ष के शासनकाल में के दौरान भारत आया था, ये गलत है। फाहयान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आता है, गुप्ताश डायनेस्टी वाले, तो ये तो गलत हो गया, हर्ष के समय पे नहीं आया था, हर्षवर्धन के समय पे नहीं। और हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया, ये भी गलत हो गया। मतलब ये तो ठीक है, चीनी थे, लेकिन ये वाला चीज गलत हो गया, इन्हें अपोजिट कर दिया है। जो फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, और जो हुएनसांग था वो हर्षवर्धन के समय आया था, तो ये रिवर्स कर दे तो ठीक हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो एक में से कोई भी, दोनों गलत है। और फायान की पुस्तक है फोक्यू की, और हुएनसांग की है सीयू की, ये भी याद रख लेना। 134 है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, शकोकांत किया था। 135 है, चीनी यात्री सुंग यून, तो ऊपर ही देखा था, 515 से 520 AD के बीच। इसके बाद है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, ये चेक कर लेना, इसका एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। 137 कमेंट में आंसर कर देना, 136 का, और एक ऊपर भी जो नहीं हुआ था। 137 है,
नगरों को क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है? तो गुप्ता पीरियड में ही नगरों का क्रमिक पतन होने लगा था। 138 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो दो बंदरगाह थे, एक गुजरात में और एक बंगाल में। तो बंगाल वाला ताम्रलिप्ति और गुजरात वाला भड़ोच। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। 139 इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो गुप्त काल में पूछा है ना, औषधि के लिए अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। वैसे कहीं कहीं सुश्रुत लिखा रहता है, लेकिन जब इसका टाइम पीरियड देखते हैं तो बहुत वेरी कर जाता है, लेकिन बीपीएससी ने आंसर सुश्रुत ही दिया था। बाकी देखो, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए? भाई ये कौन कर सकता है? गुप्त वंश ही कर सकते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? 1/6। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? अपृहत क्या होती है? बिना अपृहत जोती हुई भूमि, सिंचित भूमि, बिना जोती हुई जंगल भूमि, घने जंगल वाली भूमि। ये भी चेक करना पड़ेगा भाई। 143 गुप्त काल में शीशे का सिक्का सातवाहनों द्वारा स्थापित किया गया था। 144 इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो स्वर्ण मुद्रा का हमने देखा था, विम कडफिशस। 145 प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख। तो इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? हरिसेन के द्वारा। और ये किसका राजकवि था? समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट है कला की गंधार शैली। कला की गंधार शैली किसके टाइम पे? गुप्तों के टाइम पे। 147 निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी के शासकों को कहा गया है। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन द्वारा की गई थी। कवि बान कहाँ का निवासी था? कवि बान बिहार के बक्सर के साइड, बक्सर के आसपास का निवासी था। इसमें बक्सर का तो कुछ है नहीं, पाटलिपुत्र भी नहीं हो सकता, भोजपुर भी नहीं, थानेश्वर भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। चौसा के इधर का। 150वां हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था? हुएनसांग आया था। पुस्तक क्या है इसकी? सीयू की। हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था बनारस। चीन यात्री हुएनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। 153 खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो चंदेल जो थे मध्य प्रदेश में, ये इसमें सहयोगी थे। 154 बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? प्राचीनतम प्रतिमा गंधार शैली में प्राप्त होती है। कला की गंधार शैली निम्नलिखित में किसके समय फली फूली? तो ये गुप्तों के समय फली फूली थी। 156 झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर। तो ये याद रखना कि देवगढ़ का मंदिर कहाँ है? झांसी में। और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर, ये दोनों गुप्त एरा में बनाई गई थी। बोधिसत्व पद्मानी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? एलोरा में। नहीं, ये अजंता में स्थित है शायद, डाउटफुल क्वेश्चन है ये भी। बोधिसत्वा, एलोरा, अजंता। 158 निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें विधवा दहन, ये सती वाला जो है, इससे रिलेटेड एक इंस्क्रिप्शन पाया जाता है। वो भानुगुप्त का स्तंभ अभिलेख जो है, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, इसमें इसकी चर्चा है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। यह है बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? बराबुदुर, भारत और जावा। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे।
चोल वंश का संस्थापक विजयालय। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो है वो प्रसिद्ध है ग्राम पंचायत के लिए, सेल्फ गवर्नेंस के लिए। 164 कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन, ये स्थानीय स्वशासन आ गया ना, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, तो ये चोल। 165 कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनवाया है? तो ये कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और बनवाया किसने? पल्लव डायनेस्टी ने बनवाया है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो कांचीपुरम में है अरुलमिगुर रामानाथ स्वामी मंदिर। 167 तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया है? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण ये करवाया गया राजराज फर्स्ट के द्वारा। 168 निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? संगम में 3 है, चेर, चोल और पांड्य। कदम्ब की चर्चा नहीं है इसमें। 169 संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? उरेयूर जो है वो फर्टाइल लैंड के लिए विख्यात था। तो इसमें देख लेते हैं, मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ये तो नहीं होगा। दूसरा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तीसरा, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। आंतरिक व्यापार तो कपास के लिए फेमस था, फर्टाइल लैंड थी, वहां पर कपास उपज बहुत अधिक होती थी। 170 दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार गोपुरम कहा जाता है। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो रोमन साम्राज्य से ना, तो चेर ने किए थे। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रज्जाक आया था देवराज टू के समय में। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत, तो परमाणु सिद्धांत कनाड जो भारतीय वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया था, बताया था। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 175 कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? कार्तिक। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है। 177 मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है, जो प्रशासन की, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की चर्चा करता है। इंडिका का लेखक कौन था? मैगस्थनीज। 179 सूची मिलानी है, तो जितना आता है वहीं से मिला देंगे। तो सबसे पहले कि नीचे से देखते हैं, विक्रमांक देवचरित जो है ये बिल्हन की पुस्तक है, तो डी का टू एक में ही है। राज तरंगिनी जो है वो कल्हन की पुस्तक है, और बृहत संहिता वराहमिहिर की पुस्तक है, और मुशिक मशा अतुला की पुस्तक है। तो इसमें सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड लगाना है। जैसे डी है विक्रमांक देवचरित, तो विक्रमांक देवचरित मेरे को ये ज़्यादा जल्दी याद था, पहले रिसेंट पढ़ा हुआ है मैंने, तो ये बिल्हन की पुस्तक है, और राज तरंगिनी कल्हन की पुस्तक है। तो इससे एलिमिनेशन मेथड लगाने का प्रयास करते हैं पहले। यहाँ पे पुस्तक आगे मैच करना है। कौटिल्य की पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। पाणिनि की क्या है? अष्टाध्यायी। कामंतक की क्या है? नीतिसार। कालिदास की क्या है? कुमार संभव। मिला लेना। 181 कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार में, बिहार शरीफ में स्थित है। किस काल में अछूत की अवधारणा को स्पष्ट, ऊपर से क्वेश्चन आ गया, ये रिपीट हो गया। फिर ये भी रिपीट है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर। ये भी रिपीट है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियां। क्वेश्चन 186 अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहा जाता है। आगे है इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के दौरान राजा द्वारा लिखे गए रचनाओं को मिलाना है। तो इसमें जो है महेंद्र वर्मन की ये पुस्तक है,
मत विलास प्रहसन। और ये आगे पहला ऑप्शन दे रखा है कृष्ण देव राय की जो पुस्तक है ये अमुक्त माल्य, तो ये तो गलत है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 188 पेरिपल्स ऑफ द अर्थियन सी किसने लिखी है? तो ये अज्ञात है इसका, तो पेरिपल्स वाले का तो में से कोई नहीं।